अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के उस नेता के बारे में जो ना तो इस देश का पीएम है, ना किसी स्टेट का सीएम है, लेकिन शोहरत इतनी कि शायद आज पूरे भारत में कोई इंसान होगा, कोई आदमी, औरत या बच्चा ऐसा होगा जो उस नेता को नहीं जानता होगा। दोस्तों, शायद इंडियन हिस्ट्री में, यानी हिंदुस्तान की तारीख में आज से पहले किसी भी पीएम या किसी भी सीएम को इतनी शोहरत नसीब हुई होगी। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में कि वो जिस न्यूज चैनल पर कदम रख दे तो उस न्यूज चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगती है। इंडिया का हर न्यूज चैनल आज के दौर में हर मुद्दे पर उस इंसान को अपने टीवी चैनल पर जबरदस्ती बिठाना चाहता है ताकि उस इंसान के जरिए उनकी रोजी रोटी चल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। चाहे बात हो लोकसभा की या फिर किसी भी आम चुनावी रैली की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बोलने का अंदाज नहीं बदलता। वो लोकसभा में भी और चुनावी रैलियों में भी शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आते हैं और अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का नॉलेज और फैक्ट यानी दलीलें इतनी जबरदस्त और मजबूत होती है कि उनके विरोधी भी, उनकी मुखालिफत करने वाले भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। जब असदुद्दीन ओवैसी किसी मंच पर भाषण देने के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते हैं, उनकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितने भी लोग उनका भाषण, उनकी तकरीर सुनना पसंद करते हैं, उनमें आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो उनके विरोधी होते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनका भाषण, उनकी तकरीर सुनना पसंद करते हैं क्योंकि विरोधियों का भी मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस दौर में पूरे भारत में सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। पूरे इंडिया में आज के दौर में कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जो नॉलेज और फैक्ट के साथ साथ स्पीच देने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर सके। आज के इस वीडियो में हम शॉर्टकट में जानेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी कौन है, बचपन से लेकर अब तक का टोटल राजनीति का सफर कितना मुश्किल और कितना आसान रहा। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। वो इतने अच्छे क्रिकेटर थे कि वो नेशनल टीम में खेलने का ख्वाब भी देखने लगे थे। फिर अचानक ऐसा हुआ, उनके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि वो क्रिकेटर तो नहीं बन सके, लेकिन इंडिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नेता बन गए। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पैदाइश हैदराबाद के शहर में 13 मई 1979 में हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद यानी फादर सलाहुद्दीन ओवैसी थे। उनकी मां का नाम नजमुन्निसा था। असदुद्दीन ओवैसी के एक छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप जानते होंगे, जो हमेशा अपने जोशीले बयान की वजह से हाईलाइट में रहते हैं। क्रिकेट में उनकी काबिलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत ही कम उम्र में असदुद्दीन ओवैसी का अंडर 25 में सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा उन्होंने डीजिट या विजिट ट्रॉफी भी खेली थी। बाद में उनका सिलेक्शन साउथ जोन यूनिवर्सिटी के टीम में हो गया था। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेलने वाले प्लेयर आज भी ये मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इतने अच्छे पेस्ट बॉलर थे, यानी फास्ट बॉलर थे, कि हर इनिंग में वो 4 से 5 विकेट तो ले ही लिया करते थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की फास्ट बॉलिंग कॉलेज के दिनों में बेंगलोर की तरफ से खेलने वाले वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग की टक्कर मानी जाती थी। वही वेंकटेश प्रसाद जो आगे जाकर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के बड़े बॉलर साबित हुए। और बहुत सारे लोगों का तो यह कहना है कि सियासत में आकर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब फास्ट बॉलर का काम ही कर रहे हैं। वो रोजाना विरोधियों के 4 से 5 विकेट तो ले ही लेते हैं। बहरहाल,
असदुद्दीन ओवैसी ने अचानक यह फैसला किया कि वो अपने क्रिकेट करियर को छोड़कर अब लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में जाकर। अब यह फैसले के बाद वो लंदन रवाना हो गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की फैमिली इतनी अमीर थी कि लंदन की पढ़ाई का खर्च वो आसानी से उठा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी अपने इंटरव्यू में यह बता चुके हैं कि जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी तो उन्होंने जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया था, और यह फैसला उनके फैमिली का नहीं बल्कि उनके खुद का था। 1992 और 1993 यानी 1992 और 1993 के दौर में लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर जब वो इंडिया में वापस आए तो इंडिया आते ही उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने राजनीति में उन्हें उतारने का फैसला किया, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनके वालिद ने अपनी पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1994 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को टिकट भी दिया, और असदुद्दीन ओवैसी साहब 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और इस इलेक्शन में जीत के साथ उन्होंने विधानसभा में एंट्री की। उसके बाद उनकी शोहरत को चार चांद लगते ही चले गए। असदुद्दीन ओवैसी 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद जब पहली बार लोकसभा में गए तो शायद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह कम उम्र दिखने वाला एक सादा सा इंसान हम सब पर भारी पड़ने वाला है। 2004 के बाद फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 में एमपी का इलेक्शन जीतने के बाद हर इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े फासले के साथ जीत को हासिल किया। हैदराबाद से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। इसके अलावा हैदराबाद की 7 विधानसभा सीटें भी ओवैसी साहब के पास है। अगर यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह कहा जाए कि हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी साहब की इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता तो यह कहना शायद गलत नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ झूठे इल्जामों की वजह से जेल भी काट चुके हैं। राजनीति में यह आम बात है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। आज असदुद्दीन ओवैसी की 6 औलादें हैं, जिनमें से 5 बेटियां और 1 बेटा है। हम आपको यह बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सपोर्टर उन्हें नकीब मिल्लत यानी दीन की रहनुमाई करने वाला के नाम से पुकारते हैं, और मेरा भी मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में नकीब मिल्लत कहलाने की सारी खूबियां मौजूद है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास बात यह है कि वो हमेशा जमीनी तौर पर लोगों के साथ रहते हैं। जब भी हैदराबाद में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में तकरीबन 4 से 5 घंटा वो गुजारते हैं, और इन 4-5 घंटों में वो लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी परेशानियों को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। और आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिनमें ज्यादातर फ्री और मुफ्त है। स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है और हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवाया जाता है, और इन तमाम चीजों की सारी देखरेख और निगरानी उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी संभालते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई चुनावी रैली हो, मुस्लिम और दलित जैसे जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, मजलूम लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हुए देखे जाते हैं और हमेशा नीचे और मजलूम तबकों की आवाज बनते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ सालों में संसद में सबसे ज्यादा उन्हीं के बयानों की चर्चा होती है, और कई सालों से संसद में एक्टिव रहने वाले सांसद है। 3 तलाक का मुद्दा हो या कश्मीर का मुद्दा हो या CAA या NRC जैसे बड़े बड़े मुद्दे हो, इन तमाम ही बड़े बड़े मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में ऐसी दलीलें पेश की, ऐसे तर्क पेश किए जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए मुश्किल बन गया है।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सत्ता में मौजूद बीजेपी की मुखालिफत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं बख्शते। वो कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद भी हमारे लिए और दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्हें इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसे जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बीजेपी से मिले हुए होने का आरोप लगाती है। उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमेशा इलेक्शन में बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों का वोट काटते हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है और एक घिनौना इल्जाम है। और विरोधी एक चाल और चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर सिर्फ मुसलमान का नेता उन्हें बताकर उन्हें सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी मजलूमों की आवाज है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो या किसी भी मजहब का हो। बहरहाल साजिशें उन्हीं के खिलाफ होती है जिनमें कोई बात होती है। आज असदुद्दीन साहब का ये हाल है। वो कहते हैं, उनका मानना है कि बनना है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात को नापते नापते। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।